बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और काफ़ी दिनों के बाद उनका एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आया। ये रात गए जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। मैं ये स्टेटमेंट एज इट इज़ पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब का कौम के नाम जेल से एक पैगाम है और वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़िए, यानी मुल्क को तोड़े मत, मुल्क को जोड़े। बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है। वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है, मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फ़र्ज़ है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को सुने और उनके मसाइल को हल करे। जब तक वहाँ के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, उनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहाँ की आवाम की मंशा को मद्देनज़र रख कर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के ज़ोर से कभी मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ते जाते हैं। ये बात तो सारे ही समझा रहे हैं। पाकिस्तान में एक एक बंदा ये कह रहा है कि डंडा छोड़ो और पाकिस्तानियों को गले से लगाओ, पाकिस्तानियों के मसाइल सुनो, उनकी महरूमियाँ दूर करो, लेकिन यहाँ तो डंडा ही चल रहा है। फार्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। उनकी खारजा पॉलिसी नाकिस तरीन है। आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशतगर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है। उनके साथ मामलात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान से बातचीत की गई, हालांकि उस वक्त की अफगान हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात भी नहीं थे। हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। और आपको मैं याद दिला दूं कि उस वक्त वहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, जो इंडिया के बहुत करीब और पाकिस्तान के खिलाफ थी। और उस वक्त इंडिया अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ बार बार इस्तेमाल करता था। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त लगाते थे और हकाइक बताते थे, सामने चीज़ें भी रखते थे। कुछ चीज़ों को इन्होंने एक्सपोज भी किया था, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने उस हुकूमत से भी बातचीत की और पाकिस्तान में अमन कायम किया। वो ये कह रहे हैं, हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई थी, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खुमियाजा आज दहशतगर्दी की सूरत में आवाम भुगत रही है। इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ना पीडीएम दौर में और ना ही अब एक दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया और ना कोई मुनासिब सफारती कोशिशें की गईं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमे में मेरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मजीद खींचा जा सके। तोशा खाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, इसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादर केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएंगे, उनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर एतराज़ात दायर करके इसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। इस सबसे वाज़ेह है कि अर्दली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है, वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। ये सब एक फिक्स मैच है जो कि एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी को रोकने की बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल को कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से भी मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, ना बच्चों से फ़ोन पर बात, ना डायरी की रसाई और ना ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रुफ़का से 6 माह में सिर्फ 1 दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है और कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है। ये चाहे जितना जोर लगा लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना ही पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, ये जनाब उनका स्टेटमेंट आया इमरान खान साहब का। देखें, एक बात इमरान खान साहब ने कही थी कि मैं
गिरफ्तार होने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, और मैं गिरफ्तार ये मुझे कर भी लें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँगा और मैं डील नहीं करूँगा। ये तो उन्होंने साबित किया। गिरफ्तार होने के बाद इमरान खान ने कहा कि मैं डील नहीं करूँगा। उनको मौके मिले, सारी चीज़ें हुई, उन्होंने डील नहीं की, साबित किया। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आखिरी वक्त तक इस लड़ाई को लड़ूंगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि क्या ये चीज़ उनको वारा खाती है कि एक इतना बड़ा लीडर जो पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर्स के अंदर से एक है, जिसके साथ आज पूरा पाकिस्तान खड़ा है, उस लीडर के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि पूरी कौम आपको कभी माफ ना करे। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया वो मामला रुक नहीं रहे। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर खून रेजी हुई है। गवादर में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, और ये गवादर का इलाका है, कलमत, वहाँ पे ये वाक़या हुआ। नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 5 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए और एक शख्स ज़ख्मी हुआ, और बाद में जो जाँ बहक लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 6 हो गई, क्योंकि जो ज़ख्मी शख्स था वो भी इंतकाल कर गया। और इसके अलावा और कुछ एरियाज़ में भी चंद दिन पहले यहीं पे फायरिंग हुई थी, और टारगेट किलिंग का ऐसा लगता है वाक़यात हो रहे हैं। 4 मजदूर वहाँ पे जाँ बहक हुए थे, और लगातार इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। ट्यूबवेल की तनसीब पर काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए। एक और वाक़या था, और सादकाबाद से भी ताल्लुक़ था कुछ लोगों का। तो बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के टारगेट किलिंग के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि मेन शाहरा के ऊपर बलूचिस्तान में गाड़ियों को रोक कर और निगरानी की जा रही है, अच्छी तरह चेकिंग की जा रही है, और ये चेकिंग कोई भी रियासती इदारा नहीं कर रहा, ये मुसल्लह अफराद कर रहे हैं जिनका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कैसे इन सड़कों के ऊपर काबिज हो गए? बलूचिस्तान की शाहराहों पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का अमल दखल क्यों नहीं है? या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में होगा बलूचिस्तान, या फिर कंट्रोल में होगा अस्करियत पसंदों की। और इस वक्त अमली तौर पे बलूचिस्तान के बेशुमार इलाकों में अस्करियत पसंदों का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह लोकल सपोर्ट है। लगातार उनके लिए लोकल सपोर्ट बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये हुकूमत जुल्म और जबर कर रही है, ऐसी आवाज़ों के ऊपर, जैसे कि मारंग बलोच, सीमीदीन बलोच, जैसा कि अख्तर मेंगल और दीगर बहुत सारे बलूचिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग भी हैं। तो जैसे जैसे इन लोगों के ऊपर जुल्म और जबर किया जा रहा है, लोग मजीद मायूस हो रहे हैं रियासत से, और वो गैर रियासती अनासर की तरफ उनकी तवज्जो बढ़ रही है। ये बात खाली मैं नहीं कर रहा, ये बलूचिस्तान के अरकान असम्बली में खड़े होकर बता रहे हैं कि लोग अपनी बंदूकों के ऊपर से नंबर मिटाकर BLA के हवाले कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। नाज़रीन, BNP ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, और उन्होंने कहा, बलूचिस्तान के रहनुमा है सना बलोच, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की जिद्दोजहद के हम बड़े मोतरफ हैं। उन्होंने बड़ी फस्तायत बर्दाश्त की है। गुज़िश्ता 3 सालों में इमरान खान ने भरपूर फस्तायत का मुकाबला किया है। इसी बुनियाद पर हम तहरीक इंसाफ को अख्तर मेंगल के लॉन्ग मार्च की हमायत की दावत देते हैं कि आप अख्तर मेंगल साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसके अंदर शामिल हो जाएं। नाज़रीन, अख्तर मेंगल साहब की तो सूरत हाल ये है कि कोई उनका किया हुआ ट्वीट ही कर देना वापस, तो उसके ऊपर भी पर्चा हो जाता है। यानी रियासत की तरजीहात तो ये है ना कि आप देखें, जो हैदर सईद है वो बेचारा, उसको जमानत मिलती है अदालत से, जज साहब कहते हैं जी इसको अब छोड़ दिया जाए, तो हैदर सईद को दोबारा उसके वालिदैन की मौजूदगी में जेल के बाद से पुलिस छीन कर ले जाती है। और अब वो कहते हैं जी 4 महीने पहले जो 26 नवंबर के वाक़यात हुए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हो गए थे, जिनमें से 15 का रिकॉर्ड मौजूद है, और बहुत सारे लापता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे आज तक मिले ही नहीं। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनके बारे में कुछ नहीं किया, ज़ीरो कारकर्दगी है कि जो लापता लोग हुए थे वो कहाँ हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं किया। हुकूमत के खिलाफ भी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए। तो मामला यह है कि बजाय उसके ऊपर उसको रिहा करते, रियासत की तरजीहात ये है कि फौरी तौर पे पुलिस ने उसको 4 महीने पुराने मुकदमे में उस बच्चे को पकड़ लिया जो अपने घर में ही रह रहा था। यानी इनको 4 महीने बाद पता चला कि ये बंदा भी 26 नवंबर के अंदर शामिल था। एक में छूटा, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया। अब नाजरीन, इसमें जो अख्तर मेंगल साहब का ट्वीट है उसके ऊपर पर्चे हो रहे हैं लोगों पे, और लगातार पर्चे हो रहे हैं। ट्वीट में अख्तर मेंगल साहब कहते क्या है? देखें, ये जो वहीद मुराद साहब के ऊपर मुकदमा हुआ है ना, उसके अंदर कंटेंट जो पूरा लिखा हुआ है ना, वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे याद है कि ये तो कंटेंट अख्तर मेंगल साहब की ट्वीट का है, ये तो मैंने रिपोर्ट किया हुआ है। तो वो मैं आपको निकाल के कंटेंट सुनाता हूं। क्या इस कंटेंट के ऊपर
मुकदमा दर्ज होने चाहिए। और एक ऐसे सहाफ़ी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया जो इमरान खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ करता है, या इमरान खान साहब के नैरेटिव का वो कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि बड़ा क्रिटिसाइज करता है इमरान खान साहब को। लेकिन वहीद मुराद का नुक्ता नज़र कुछ भी है, वो सहाफ़ी है, आप उनसे इख्तलाफ राय कर सकते हैं। राय का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन राय देने की आज़ादी होनी चाहिए। वहीद मुराद साहब जो कहना चाहते हैं उन्हें वो कहने की आज़ादी होनी चाहिए। वो आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं तो उन्हें बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसी को आज़ादी इज़हार राय कहते हैं। हम आपकी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बोलने के हक के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, और यही सोच पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। अख्तर मेंगल साहब क्या कहते हैं, वही ट्वीट जो पर्चे करवा रहा है, फिर पढ़ के सुना देते हैं आपको। बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर उनकी बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का ना कि मजाक उड़ाया गया, बल्कि लूट मार और कत्ल आम का बाजार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलूच नस्ल कुशी में अपना हिस्सा बराबर का डाला, और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रहीं, और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना तो इनका वतीरा रहा है। आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियां, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने अपनी जुल्म व ज़्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। ये है नाज़रीन अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट, और इसको जनाब मुकदमे के अंदर शामिल किया गया है कि जनाब ये हमने मुकदमा दर्ज किया है FIA ने, और ये इस वजह से किया है कि इन्होंने अख्तर मेंगल साहब की ये वाली बातें जो हैं वो रिपीट की हुई हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अभी एक नोटिस भेजा गया है लम्स के प्रोफेसर को भी, तो पीका जो है वो सहाफ़ियों तक नहीं रहेगा, ये बहुत दूर तक मामला जाएगा। और एक बात याद रखिए कि पीका के मामले पे पाकिस्तान की हुकूमत ने, स्पेशली वजीर कानून ने, सहाफ़ियों से मुलाकात में यकीन दिलाया था कि हम इस कानून के ऊपर नज़रसानी करेंगे, लेकिन नज़रसानी नहीं हुई। उस यकीन दहानी के ऊपर सहाफ़ियों ने अपना एहतजाज तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन नज़रसानी करने की बजाय उस कानून पे मुकदमा दर्ज करके सहाफ़ियों को अब हरासा किया जा रहा है, उनको अब तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो इस पर अब सहाफ़ती तंजीमों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या उनके साथ धोखा तो नहीं किया गया, और अगर धोखा किया गया है तो क्या उन्हें दोबारा तहरीक चलानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सहाफ़ियों को मिलकर तहरीक चलानी चाहिए, वरना बारी बारी सबकी बारी। और ये मैं बार बार कहता हूँ, इसी मैं जो जिस इत्तफाक की और इत्तेहाद की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक ट्वीट किया है अम्मार अली जान साहब ने। आप सारे उन्हें जानते हैं, एक मज़ामती तहरीक वो हमेशा से चलाते हैं, अम्मार अली जान साहब। और उनका कहना है कि हमारे लिए यह ज़रूरी है कि तमाम मज़ामती क़ुव्वतों को यकजा करें, चाहे वो सिंध और पंजाब में पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर होने वाले ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हों, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डॉलर से चलने वाली जंगों के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हों, या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नौ आबादियाती तर्ज की हुकूमतों के खिलाफ खड़े हों। वक्त आ गया है कि मुआशरे के तमाम तबकात अपने दुखों को यकजा करें, ताकि हमारे आंसू एक खौफनाक तूफान में बदल जाएं, जो इस जाबराना सख्त रियासत की दीवारों को बहा कर ले जाए। हार्ड स्टेट। तो अब ये अम्मार अली जान साहब ने कहा, मुझे लगता है कि अम्मार अली जान साहब भी अब नरगे में आएंगे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और हमायत कर दी है कि बलूचिस्तान के मामले पर मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ की जानिब से किरदार अदा होना चाहिए, और बलूचिस्तान की क़यादत को इकट्ठा होना चाहिए, और नवाज शरीफ साहब को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। मामला यह है कि नवाज शरीफ साहब को 20वीं मरतबा री लॉन्च किया जा रहा है। हर दफ़ा इनको री लॉन्च किया जाता है, वो ठुस हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के अंदर किसी किस्म का बारूद ही बाकी नहीं रहा, उनके पीते को आग लगाते हैं, ठुस, कोई पटाखा बजता ही नहीं। मियाँ साहब के अंदर लोग कहते थे लावा पक रहा है, वो पता चला कि पॉलिश निकली। तो मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाए थे, कई मौक़ों पर कहा कि इसको हल करेंगे, इस मसले को मियाँ साहब करेंगे, लेकिन जब भी पाकिस्तान में कोई मसला हल होता है या वो मसला ख़राब भी हो जाता है, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, जिनको फॉर्म 47 के ऊपर मुसल्लत किया गया है ज़बरदस्ती इस मुल्क के अवाम पर, वो आखिर में हर कामयाबी या हर नाकामी वो आर्मी चीफ के खाते में डाल देते हैं। यानी डी चौक का कत्लेआम, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने बड़ी अच्छी हैंडलिंग की है।
IMF के कर्जे हैं जी, वो कह रहे हैं IMF के कर्जे भी हमें आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया है। फौज की सियासत और इंतजामी खारजी मामला पे मुदाखलत हो, हर चीज वो डाल देते हैं आर्मी चीफ के खाते में। शहबाज शरीफ साहब दिन रात वो कहते हैं ये भी आर्मी चीफ ने किया, वो भी आर्मी चीफ ने किया। हराम है अगर शहबाज शरीफ ने एक मरतबा भी कहा कि ये नवाज शरीफ का विजन है। किसी वक्त उन्होंने नवाज शरीफ की तारीफ नहीं की। नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ के बड़े भाई जो हैं वो नवाज शरीफ हैं या कोई और है। बहरहाल वो आर्मी चीफ की दिन रात तारीफें करते हैं और शहबाज शरीफ साहब को ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ की तारीफों से ही वो इक्तदार में बने रहेंगे और उनसे उनका इक्तदार नहीं छिनेगा। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था, खबरें हैं मेरे पास। अमेरिकी कांग्रेस में जो बिल आया ना, उस बिल के आने के बाद हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए था ना। आर्मी चीफ का नाम लिया गया, दीगर लोगों के बारे में कहा गया और पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि इस मुल्क के अंदर आमरीयत है। अब यह बिल आ गया, दो लोग लेकर आए, जो विल्सन भी और एक दूसरी पार्टी के डेमोक्रेट के एक कांग्रेसमैन है। अब ये दोनों बिल लेकर आए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब ही नहीं दिया, वज़ीर खारजा ने जवाब ही नहीं दिया, पाकिस्तान के अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान का महकमा खारजा भी इसके बारे में नहीं बोला। हैरत की बात है ना। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं ऐसा लगता है, और शायद ऐसा लगता है कि इन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि अमेरिका में इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मदर अब्बास साहब ने इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, वज़ीर खारजा, नून लीग और वज़ीर-ए-आज़म खामोश है, तो मैं इसके क्या मानी लूँ? आप खौफ का शिकार हैं। अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज करने की हिम्मत नहीं है तो फॉरेन ऑफिस तो रिएक्शन दे सकता है। बिल कहता है कि पाकिस्तान में आमरीयत है, इसका जवाब हुकूमत खुद तलाश करे कि आमरीयत है। वैसे पाकिस्तान में जो बिल कहता है आमरीयत है तो वो बात ठीक है, और ओवरसीज पाकिस्तानी इसी के ऊपर काम कर रहे थे। नादरीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। 2024 में भी पाकिस्तान की एक कंपनी पर पाबंदी लगाई गई थी। इस मरतबा पाकिस्तान की मजीद कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, और ये जो पाबंदियां अमेरिका ने लगाई हैं वो ये कहते हैं कि वो अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रही हैं। पहले जो पाकिस्तान की कंपनी पे पाबंदी लगाई थी उसको करार दिया था इन्होंने कि जनाब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन करने के इल्ज़ाम में इन्होंने कुछ कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई थी इससे पहले, और अब पाकिस्तान की 19 मजीद कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान चीन के बाद वो दूसरा मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा कंपनियों पर इस वक्त अमेरिका ने इस मरहले में पाबंदियां लगाई हैं, और ये लगभग 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर पाबंदियां लगी हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है जिसकी 19 कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, बिलावल ने सिंध में जलसे करने का ऐलान किया है। वो गड़ी खुदा बख्श में जाएंगे, वहां पे एक जलसा करेंगे अप्रैल के शुरू में, और उसके बाद बिलावल जो है वो लगातार जलसे करेंगे सिंध में, और फिर कहते हैं पंजाब में आऊंगा। और मौजू क्या है कि दरियाए सिंध का पानी पंजाब नहरें बनाकर क्यों रोक रहा है। देखिए, ये काम जो है ना, वो खातून अव्वल इस वक्त आसिफा जरदारी साहबा है, वो भी MNA है, बिलावल खुद MNA है, और दोनों हुकूमत का हिस्सा भी हैं। तो फैसला इनकी वफाकी हुकूमत ने किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने उसके अहकामात जारी किए कि बनाओ नहरें, जल्दी बनाओ, इस तरीके से बनाओ और अच्छी करके बनाओ, और ये बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया गया। इसके तहरीरी सबूत मौजूद हैं, इसके विजुअल सबूत मौजूद हैं कि जरदारी साहब ने ये 6 नहरें निकालने का हुक्म जारी किया था। अब हुआ यह है कि खुद ये बंद कमरों में नहरें निकालने का हुक्म जारी करते हैं, जिसके सबूत कौम के सामने आ चुके हैं, और सिंध के अंदर जाके आम बेचारे जो अवाम है उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको ये कहते हैं कि जनाब ये नहरें तो हम नहीं निकाल रहे, पंजाब वाले निकाल रहे हैं, ताकि अपनी सियासत सिंध के अंदर जिंदा रखें। ये इन्होंने कभी नहीं करना था। वो तो PTI का भला हो कि उन्होंने जाके सिंध के अवाम को बताया कि जनाब ये आपका पानी बेच चुके हैं और ये नहरें निकाल रहे हैं सिंध के ऊपर। देखिए, मेरी नज़र में पाकिस्तान में डैम्स बनने चाहिए, बड़े डैम्स बनने चाहिए, चाहे पंजाब में बने, सिंध में बने, KP में बने, GB में बने या कश्मीर में बने। हमारे पास बड़े डैम्स होने चाहिए, वाटर स्टोरेज हमारा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सेम टाइम में हमें वाटर फ्लो का भी ख्याल रखना है। तो ये एक कंसेंसस के साथ चीज़ें होती हैं। बंद कमरों में जब आप फैसले करते हैं तो उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है कि आप डंडे के साथ फैसले करवा लेते हैं और बाद में रौला पड़ जाता है। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मिनी बजट नहीं आया, हालांकि मेरे मुखालिफिन कह रहे थे कि मिनी बजट आएगा। तो मियाँ साहब, 15वें दिन तो आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, हर चौथे दिन आप बिजली की और गैस की कीमत बढ़ाते हैं, अशिया खुर्दो नोश की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हैं, तो आपको मिनी बजट की जरूरत क्या है? भाई, मिनी बजट तो आप तब लाए ना जब आप एक बजट ले आए और अब लगातार चीजों की कीमतें नहीं बढ़ रही।
तो फिर आप एक वक्त आए आप मिनी बजट ले आए। अभी IMF के कहने के ऊपर आपने अपने तमाम फैसले बदल तो दिए हैं। तो ये मिनी बजट नहीं है तो और क्या है? मिनी बजट बजाय इसके कि एकदम अनाउंस करके लाते, ये रोजाना मिनी बजट लेकर आते हैं और रोजाना की बुनियाद के ऊपर चीजों की कीमतों को बदलते हैं और चीजों की कीमतों को आगे ले जाते हैं, टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, आम आदमी के ऊपर बोझ डाल देते हैं। अभी इन्होंने किसानों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है, तो मिनी बजट तो रोज आता है। IMF की ये सारी शराइत मानते हैं और लोगों को बनाते हैं बेवकूफ के जनाब हमने तो कुछ नहीं किया। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने, उनसे मंसूब एक बयान चल रहा था नदीम मलिक साहब के हवाले से कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने इसको डिनाई किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है और किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल नहीं बन रहा। ये जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने क्लैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट दिया है। और एक खबर और है, ये परवेज खटक और मुराद राज साहब के हवाले से है। उनके खिलाफ जो केसेस थे वो बंद हो गए, यानी ये दोनों लोग छोड़ गए ना PTI को, इनके केसेस बंद हो गए, हुकूमत को ज्वाइन कर लिया। वो जो बहुत रोला डालते थे BRT, परवेज खटक आपके साथ है, केस खत्म हो गया उसका। मुराद राज के ऊपर जी ममनुआ फंडिंग, उसके ऊपर भी केस खत्म हो गया, सारे केस खत्म हो गए। आज चीनी चोर कहां पे है, जिसको जहांगीर तरीन को ये कहते थे चीनी चोर, कहां पे है? इनके साथ है, कोई केस नहीं। जिनको कब्जा ग्रुप कहते थे अलीम खान साहब को, वो किनके साथ है? इन्हीं के साथ है, कोई केस नहीं। ओन चौधरी पे इल्जाम लगाते थे, कहां पे है? इनके साथ है, कोई केस नहीं। तो जिसको इन्होंने इल्जाम लगाया ना, इन्होंने अपना थूक के सारा चाटा है। सुनने में बुरा लगता है लेकिन इन्होंने किया एक्चुअली यही है। और जो इनके साथ गया वो दूध का धुला हो गया और वो वॉशिंग मशीन में से निकला और पाक साफ होकर पाकिस्तान में सियासत कर रहा है। नाज़रीन, डॉक्टरों ने भी एहतजाज किया, पंजाब में बहुत उनका एहतजाज जारी है। वो एक बात कह रहे हैं कि जनाब आप एथोपिया की तरह हमें फंड्स देते हैं, बल्कि उससे भी कम, और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करें, हमें फंड्स दिए जाएं, हमें सहूलियात दी जाएं और उसके बाद आप हमसे तकाजा करें कि हम बेहतर काम करें। अब मरियम नवाज के पास तो बहुत वसाइल हैं, तो वो तो जवाब तो उनको देना चाहिए। और जब डॉक्टर्स को आप वसाइल ही नहीं देंगे तो वो इलाज कैसे करेगा? अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।